नमस्कार। आज हम सब मिलकर भारत के पुस्तकालय आंदोलन की बड़ी ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। और हाँ, ये चर्चा खास तौर पर उन सभी के लिए है जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हर जरूरी फैक्ट, हर जरूरी तारीख सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए बिना देर किए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक आखिर किसे माना जाता है? सोचिए जरा, इसका जवाब हमें कुछ ही देर में मिलने वाला है। ये है आज का हमारा पूरा सफरनामा। हम देखेंगे कि इस आंदोलन की पहली चिंगारी कहां से उठी और आज ये किस मुकाम पर है। तो चलिए एक एक करके इन सभी पड़ावों को पार करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की, मतलब बिल्कुल शुरुआत की। ये पूरा आइडिया आया कहां से? कैसे एक सोच जो दुनिया में कहीं और जन्मी थी, उसने भारत में एक राष्ट्रीय मिशन की शक्ल ले ली। देखिए, कहानी शुरू होती है 1850 में इंग्लैंड से। वहां एक कानून पास हुआ, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। इस एक एक्ट ने ना पूरी दुनिया में एक लहर सी पैदा कर दी। ये आइडिया कि ज्ञान पर सबका हक है और वो सब तक पहुंचना चाहिए, बस यहीं से ये बात भारत की ओर बढ़ने लगी। और ये लीजिए, उस सवाल का जवाब आ गया जिसका हम सबको इंतजार था। भारत में इस आंदोलन की मशाल जलाने वाले थे 1910 में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III, और इसीलिए उन्हें भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है। इस नाम को और इस साल को, मतलब 1910, अच्छे से याद कर लीजिए, परीक्षा के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टाइमलाइन उन शुरुआती दिनों की पूरी तस्वीर दिखाती है। महाराजा गायकवाड़ ने अमेरिका से एक एक्सपर्ट W.A. बोर्डन को बुलाया। उन्होंने सिर्फ पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम ही नहीं शुरू किया, बल्कि लाइब्रेरी मिसलेनी नाम की पहली पत्रिका भी निकाली। सच कहूं तो ये स्लाइड आपके नोट्स के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। अच्छा, अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। अकेले अकेले जो कोशिशें हो रही थीं, वो मिलकर एक बड़ी और संगठित ताकत कैसे बनी। ये इस आंदोलन की कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ था। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये एसोसिएशंस दो लेवल पर बन रहे थे, एक राज्य के स्तर पर और दूसरा पूरे देश के स्तर पर। और हाँ, राज्य स्तर पर सबसे पहले ये काम किया आंध्र प्रदेश ने 1914 में अपना लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाकर। ये एक ऐतिहासिक कदम था। अब ये टेबल, ये तो बहुत ही काम की चीज है। इसमें भारत के 3 सबसे बड़े नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशंस के नाम, उनके शॉर्ट फॉर्म्स और उनकी स्थापना के साल दिए गए हैं। इन्हें तो जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे जुड़े सवाल अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कानूनों की। देखिए, किसी भी आंदोलन को अगर लंबे समय तक चलाना है तो उसके लिए एक कानूनी ढांचे की जरूरत पड़ती ही है। तो पब्लिक लाइब्रेरीज को एक मजबूत आधार देने के लिए भी कानूनों की जरूरत महसूस हुई। और जब भी भारत में लाइब्रेरी कानूनों की बात आती है ना, तो एक नाम हमेशा सबसे पहले आता है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन। उन्होंने 1930 में ही एक मॉडल ड्राफ्ट बिल तैयार कर दिया था, जो आगे चलकर पूरे भारत के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट बन गया। तो ये कानून लागू कैसे हुए? सबसे जरूरी तारीख है 1948, जब आजाद भारत का पहला लाइब्रेरी एक्ट मद्रास में पास हुआ। और आज की तारीख में यह कानून बिहार और राजस्थान समेत देश के 19 राज्यों में लागू है। लेकिन सोचिए, सिर्फ लाइब्रेरी की इमारतें खड़ी कर देने से तो काम नहीं चलता, है ना? उन्हें चलाने के लिए पढ़े लिखे, प्रशिक्षित लोगों की भी तो जरूरत थी। और बस इसी जरूरत ने भारत में लाइब्रेरी साइंस को एक औपचारिक विषय के तौर पर जन्म दिया। लाइब्रेरी की पढ़ाई का विकास कैसे हुआ, जरा इस सफर पर नजर डालिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक डिप्लोमा कोर्स से शुरू होकर यह सफर दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट यानी PhD लेवल तक पहुंचा। ये यूनिवर्सिटीज के नाम भी याद रखने लायक हैं। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। साल 1957 में D.B. कृष्ण राव को लाइब्रेरी साइंस में भारत की पहली PhD से सम्मानित किया गया। और क्या आप जानते हैं कि उनके गाइड कौन थे? जी हां, वही महान शख्सियत डॉक्टर रंगनाथन। अच्छा, अब देखते हैं कि सरकार ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए। चलिए बात करते हैं कुछ बहुत जरूरी समितियों और राष्ट्रीय मिशनों की। ये 2 कमिटीज तो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही जरूरी हैं। सिन्हा समिति ने कहा कि लाइब्रेरियों को गांव-गांव पंचायत तक पहुंचाओ, और कोठारी आयोग ने सिफारिश की कि यूनिवर्सिटीज को अपने बजट का एक अच्छा खासा हिस्सा लाइब्रेरीज पर खर्च करना ही चाहिए। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 50 लाख। ये भारत में मौजूद हमारी पुरानी पांडुलिपियों की अनुमानित संख्या है। हमारी इस अनमोल धरोहर को बचाने के लिए ही साल 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन शुरू किया गया था। और अब आते हैं आज के दौर में हुए निवेश पर। 2014 में शुरू हुआ राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, और इसके लिए 400 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट रखा गया।
ये दिखाता है कि सरकार लाइब्रेरियों को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करने को लेकर कितनी गंभीर है। लीजिए, अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम उन 2 मजबूत स्तंभों की बात करेंगे जिन पर आज भारत की पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम टिकी हुई है। पहला स्तंभ है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, यानी RRLF। 1972 में बनी ये संस्था देश भर की पब्लिक लाइब्रेरियों के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, जो उन्हें आर्थिक और तकनीकी हर तरह की मदद देती है। और दूसरा स्तंभ है 1954 का डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। ये कानून पक्का करता है कि देश में जो भी किताब छपे, उसकी एक कॉपी 4 बड़ी डिपॉजिटरी लाइब्रेरियों में जरूर जमा हो। ये हमारी साहित्यिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो ये थी भारत के पुस्तकालय आंदोलन की 1 सदी से भी लंबी यात्रा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूँगा। इस डिजिटल युग में जहाँ हर जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर है, भारत की इन लाइब्रेरियों का अगला अध्याय क्या होगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।